वेलकम टू द मेंस पीवाईक्यू सीरीज ऑफ प्रयोग आईएएस। इस सीरीज में हम 2013 से अभी तक के सारे मेंस के पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उनका आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो एक कंप्लीट आंसर की ये सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2013 के जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2A। तो ये कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में आप इन 5 टर्म्स का मीनिंग बताओ। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने 15 मार्क्स के लिए, और टोटल एक्चुअली इसमें 5 टर्म्स है, तो पांचों के लिए आपको लिखना होगा, तो स्पेस एक्चुअली कम है, क्योंकि आपके पास हार्डली 3 पेजेस का स्पेस होगा और आपके पास कंटेंट ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ जो भी आंसर लिखोगे आपको बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये 5 टर्म्स दिए हैं। कौन सी टर्म्स? इंटेग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन। डायरेक्टली वो जंप करेंगे इंटेग्रिटी पर और लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ रुको ज़रा, यहां पर इन्होंने बोला है कि इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस इनके बारे में लिखो। तो एक इंट्रोडक्शन में पब्लिक सर्विस के बारे में 1 या 2 लाइन लिखना बनता है। ठीक है। तो हम जब लिखेंगे, पहले तो एक तरीका है कि आप पब्लिक सर्विस को डिफाइन कर सकते हो, बट समझो इस बात को कि यहां डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पब्लिक सर्विस क्या है ये पूछ नहीं रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। यानी क्वेश्चन भी चाहता है कि आप पब्लिक सर्विस क्या है मत बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके रिलेटेड बातों को बताओ, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ। सो हम भी यहां पर डिफाइन नहीं करेंगे, हम पब्लिक सर्विस क्या होती है एक उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे, पब्लिक सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट फुलफिलिंग ड्यूटीज, इट इज अबाउट एम्ब्रेसिंग अ हायर पर्पस। तो आपकी लाइफ में एक हायर पर्पस होता है विच गोज बियॉन्ड योर पर्सनल इंटरेस्ट। नॉर्मली लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करेंगे, लेकिन जब आप पब्लिक सर्विस में हो, यू हैव अ हायर पर्पस, यू हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सर्व पीपल। ठीक है। अब ये पॉइंट आपने लिख दिया। इसके बाद बताओ कि जब आप इस कैपेसिटी में हो, इंडिविजुअली पर्सनल कैपेसिटी में आप डिफरेंटली बिहेव कर सकते हो, लेकिन जब आप पब्लिक सर्विस में हो, देन you have to behave in a responsible manner, and that's why you need to have certain values or certain qualities. ठीक है। अब इन्हीं सब certain qualities में से ही कुछ ये वाले हैं, इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन। तो कैसे हमने आंसर में फ्लो बनाया है, ये आप 1 लाइन में लिखो या 2 लाइन में, ये लिखने से एक फ्लो भी बनेगा और आपने पब्लिक सर्विस का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। ठीक है। अब कोर आंसर पे पहुंचना है। पूछा क्या है? इंटीग्रिटी। एक एक लाइन से जाएंगे हम। सबसे पहले हेडिंग लिखो इंटीग्रिटी। ठीक है। पहले अब इसको लिखने का एक तरीका देखो, एक तो है कि इंटीग्रिटी क्या है इसके बारे में लिखना, और दूसरा है पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रिटी क्या है वो लिखना। तो आप अपने आंसर में ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे। हम कहेंगे कि भाई शायद आप इंटीग्रिटी के बारे में लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, पब्लिक सर्विस के बारे में लिखोगे 2 मार्क्स मिलेंगे, और 1 मार्क मिलेगा एग्जाम्पल दोगे तो हर जगह से मार्क्स फेच करने के लिए आपको अलग अलग डायमेंशन में आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए देखो, सबसे पहले जब आपने इंटीग्रिटी वर्ड लिख दिया, तो बताओ भाई व्हाट इज इंटीग्रिटी। सिंपल। इंटीग्रिटी क्या है समझाने का बेस्ट तरीका होता है एक डायग्राम ड्रॉ करो। इस तरीके का एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें नंबर 1 आएगा थॉट, नंबर 2 आएगा स्पीच, और नंबर 3 आएगा एक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप कहते हो कि किसी पर्सन में इंटीग्रिटी है, ये तभी पॉसिबल है जब ये 3 चीजें कंसिस्टेंट हो, या फिर इन तीनों चीजों में हार्मनी हो। और ये नंबरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट से ही स्पीच डिराइव होगा, स्पीच के बाद ही एक्शन डिराइव होगा। तो जब थॉट, स्पीच और एक्शन तीनों कंसिस्टेंट हो, तीनों हार्मनी में हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी। अब ये हमने सिर्फ डायग्राम बनाया है, लेकिन ये डायग्राम आप आंसर शीट में साइड में बनाओगे। जैसे ये आपकी आंसर शीट है,
तो यहाँ पर आपने मान लो इंटीग्रिटी लिख दिया है। अब ये तो आप ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, आप साइड में ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करोगे जो कि आपके कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कंटेंट पढ़ने वाले यहाँ पर पढ़ लेगा, साइड में डायग्राम होगा। तो एक लाइन में आप लिखोगे इट इज हार्मनी बिटवीन थॉट, स्पीच एंड एक्शन, साइड में डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इट इज उसके बाद इट इन्वॉल्व्स डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सबसे मेन बात है इंटीग्रिटी की कि कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो तब भी हम ये करेंगे। सो देखो, आप 2 लाइन में मैंने इंटीग्रिटी डिफाइन भी कर दी, उसका नेचर क्या है वो भी समझा दिया। इतना भी लिखो बहुत है, बट एक एग्जाम्पल की कमी है इसमें, तो एग्जाम्पल लिखना है आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सिंपल वाला भी दे सकता हूं कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स सबको पता है लेकिन सब लोग फॉलो नहीं करते। स्पेशली हमारे यहाँ अगर पुलिसमैन वहां पर नहीं है तो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। ये शो करता है कि भाई देयर इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी। सो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इवन व्हेन ट्रैफिक पुलिस इज नॉट प्रेजेंट, देन दैट इज इंटेग्रिटी। ठीक है, आपने 3 लाइन में यहां पर समझा दिया। ठीक है, इंटेग्रिटी समझ गया बंदा। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन ने पूछा है पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, तो ये तो हमने बिना पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रिटी समझाई। अब पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, तो अब लिखने का तरीका एक ये है कि आप एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझा सकते हो या फिर आर्ग्यूमेंट लिख के एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे ये है आपके पास एक एग्जाम्पल एडवर्ड स्नोडेन का। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लिख के अपने नोट्स में रेडी रखने हैं। ठीक है, एडवर्ड स्नोडेन बहुत फेमस है इस बात के लिए कि यूएस गवर्नमेंट की जो सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को एडवर्ड स्नोडेन ने एक्सपोज कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा कि मैं इस बात को बाहर फैला दूं। जो उसने एक्ट किया उसको कहा जाता है विसल ब्लोइंग। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टली पहले ही एग्जाम्पल लिख के फिर बताओ कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन में इंटीग्रिटी है तो पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में वो पर्सन क्या करेगा, तो वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा ओवर पर्सनल इंटरेस्ट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट एडवर्ड स्नोडेन डिड। इवन दिस इज व्हाट डॉक्टर BR आम्बेडकर ऑल्सो डिड। सो इनका क्या एग्जाम्पल है, जब पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया गया और उसे पास नहीं किया गया, तो तब के जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर BR आम्बेडकर, और उन्होंने ये बिल पास ना हो पाया इस वजह से डायरेक्टली अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। दिस शोज इंटीग्रिटी कि भाई जो मैं सोचता हूं वही मैं बोलूंगा और वही मैं करूंगा। ठीक है, ये एक्शन में दिखाई दे रहा है। फिर अब ये एक ही आर्ग्यूमेंट हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखना। इसी एक आर्ग्यूमेंट से हमने 2 एग्जाम्पल्स डिराइव करे हैं, स्नोडेन एज वेल एज डॉक्टर आम्बेडकर। अब इसके अलावा क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप में इंटीग्रिटी है तो आप हमेशा आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, आपकी जो भी ऑब्लिगेशंस है, उनको आप इंपॉर्टेंस दोगे, उनके साथ आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट। अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी बन रहा है, आपके ऊपर बहुत मान लो करप्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ही ऑफिसर्स से, सीनियर ऑफिसर्स से या फिर पॉलिटिशियन से, स्टिल यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये इंटीग्रिटी वाला पर्सन ही ऐसा करेगा। तो इसमें अब भर भर के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। जैसे ये जो ऑफिसर्स है, अशोक खेमका, प्रदीप कासनी, दे आर IAS ऑफिसर्स, और ये लोग काफ़ी फेमस है इस बात के लिए कि इनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इन देयर करियर दे हैव फेस्ड सेवरल ट्रांसफर्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंटेग्रिटी। या फिर अगर आपको चलो इनके नाम नहीं लिखने, आप इस मूवी का नाम लिख सकते हो। रेड मूवी आई थी जिसमें अमय पटनायक, जो अजय देवगन वाला कैरेक्टर है, तो ही इज एन IRS ऑफिसर। इसमें मूवी में क्या शो किया है कि भाई दिस ऑफिसर he refused to stop the raid on a corrupt politician's house without a written order from the ministry or the prime minister। तो ये शो करता है कि भाई आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई ड्यूटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो आप जब इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हो, अब खैर इतने सारे याद तो नहीं रहेंगे, बट इतने कोशिश करोगे तो इसमें से 2-3 तो याद रह जाएंगे। ठीक है, जब आप 1-2 एग्जाम्पल लिखते हो और इतना नेचर शो कर रहे हो तो इतने में आपका स्पेस वैसे भी भर जाएगा।
ठीक है। इवन आपको ऐड करना है डॉक्टर लोगों का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई उनके सामने कोई भी हो, सामने टेररिस्ट हो, कोई भी इंसान हो, डॉक्टर अपना जो ड्यूटी है, जो अपने हिपोक्रेटिक ओथ आप कहते हो, उसके तहत जो उसकी ड्यूटी है वो उसके लिए बाध्य है, वो उसे कंप्लीट करेगा। तो ऐसे डॉक्टर को कहेंगे हम इंटीग्रिटी वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, क्लियर? नाउ अब सेकेंड पार्ट, परसिवरेंस। बहुत लोगों को पता है परसिवरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई लॉन्ग टर्म तक आप किसी काम को करते रहते हो, यू एक्सपेक्ट कि भाई रिजल्ट्स बहुत लेट आएंगे। ठीक है, अब एक तरीका है कि इसको डायरेक्टली डिफाइन कर दो, व्हाट इज परसिवरेंस, दैट इज व्हाट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू। हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। अपने आंसर को स्टार्ट इस तरीके से करो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, एंगेजिंग हो, कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए। यही बात हम ऐसे के पेपर में भी करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखते हो कि रीडर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उसमें। ठीक है, तो परसिवरेंस लिखने का एक तरीका यह है कि आप कहो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, दैट मीन्स बिग थिंग्स टेक टाइम। कोई भी बड़ी चीज करने जा रहे हो तो टाइम लगेगा। ठीक है, और उसके लिए ही आपको परसिवरेंस की जरूरत है। सो परसिवरेंस क्या है, पहले एक लाइन में ये लिखने के बाद आप डिफाइन करोगे व्हाट इज परसिवरेंस। सो परसिवरेंस इज परसिस्टेंस इन परस्यूइंग गोल्स। एंड ये परसिस्टेंस चाहिए आपको, बार बार वो काम करते रहना है अपने गोल की तरफ। कब करना है? इवन इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई एडवर्सिटी आ रही है, तब भी आप परसिस्ट करते रहोगे। और ये परसिस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैकअप में आपको चाहिए कि आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए अपने काम को लेकर। आपको रेजिलिएंट बनना पड़ेगा, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे तब भी आप उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करके आगे बढ़ोगे। आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, आपको होप्स होने चाहिए कि फ्यूचर अच्छा होगा। आपके अंदर फोर्टिट्यूड होना चाहिए, करेज होना चाहिए। जब ये चीज़ें आप में होगी तो आप परसिस्ट कर पाओगे। और अगर आप परसिस्ट कर जाते हो, ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो, तो हम कहते हैं कि आपके अंदर परसिवरेंस की वैल्यू है, परसिवरेंस की क्वालिटी है। ठीक है, अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जेके रोलिंग्स का। जेके रोलिंग्स सबको पता है, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है, राइट? बट सबको शायद ये बात नहीं पता कि उन्होंने 12 बार, शी फेस्ड रिजेक्शन फॉर 12 टाइम्स एंड आफ्टर दैट ऑन 13th टाइम शी गॉट द सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। ठीक है, आज के टाइम पर शी इज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड ऑथर्स इन द वर्ल्ड। तो ये शो करता है कि भाई आपको परसिस्टेंस शो करना पड़ेगा। बट अब इनका नाम आप पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में तो खैर नहीं लिख सकते, राइट? तो जहां तक आप सिर्फ परसिवरेंस क्या है बता रहे हो और उनका नाम कोट कर रहे हो तब तक चलेगा। बट मैंने कहा था आंसर के दो पार्ट्स हैं। एक तो आपको उस टर्म का मतलब समझाना है, वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको समझाना है, दिस इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने कवर किया। अब हम पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में परसिवरेंस शो करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक है आपका इसरो। ठीक है, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, इट हैज फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, रिसेंटली हमने देखा था चंद्रयान 2 ऑल्सो फेल्ड। लेकिन फिर भी इसरो कंटिन्यूड इट्स एफर्ट्स। इससे पहले भी बहुत सारे फेलियर्स हो चुके हैं, कंटिन्यूड इट्स एफर्ट्स, और अब हमें सक्सेस दिखती भी जा रही है। चंद्रयान 3 हमारा प्लान देखो, मंगलयान देखो, गगनयान हम प्लान कर रहे हैं। सो दिस शोज कि इसरो के अंदर परसिवरेंस की वैल्यू है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है इसरो। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा ई श्रीधरन का एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करने के लिए इनको हम कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन मेन था। पर एक्चुअली दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है, तब भी इन्होंने ये कर दिखाया। दैट मीन्स ही हैज़ परसिवरेंस एज अ वैल्यू। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सब लोग नहीं लिखेंगे। वो है वंगारी मथाई। नाउ दिस पर्सन, वंगारी मथाई, शी इज अ लेडी फ्रॉम केनिया एंड शी स्टार्टेड ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन केनिया। सबसे मेन बात यह है कि
इनकी इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिला बहुत सारे बिजनेसमैन से, बहुत सारे क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है और उनके बीच में जो लॉबिंग करी जाती है उन लोगों से। तो उतने प्रेशर के बावजूद शी कंटिन्यूड रेजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स दिस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। तो ये शो करता है इनके अंदर परसिवरेंस है। आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल भी कोट कर पाते हो और इतना समझा पाते हो, इट इज डन। आपके पास वैसे भी स्पेस कम है, ठीक है। नाउ दो तो खत्म, थर्ड स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब इसका कंटेंट कहीं नहीं है, ठीक है ना। आप एथिक्स का पेपर की पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे स्पिरिट ऑफ सर्विस का एक कॉन्क्रीट कंटेंट कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको अपने मन से ही लिखना है। बेसिकली अगर ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो समझोगे कि स्पिरिट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस करने की किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, जिसको आप एक टर्म आती है सेवा भाव नाम से, ठीक है। तो सेवा भाव जिसके अंदर हो वो पर्सन कुछ खास कंट्रीब्यूशन कर पाता है, ऐसा हम समझते हैं। तो अब आपको लिखना है स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो सिंपल है, अगर ऐसे टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है तो अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स सेल्फलेस कमिटमेंट। आप एक सेल्फलेस पर्सन हो और आपका एक कमिटमेंट है किसी चीज़ को लेकर। नाउ दैट कमिटमेंट कुड बी टूवर्ड्स एनीथिंग, दैट कमिटमेंट कुड बी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉज, टूवर्ड्स योर जॉब और एनीथिंग, ठीक है। दैट कमिटमेंट रिफ्लेक्ट्स और दैट कमिटमेंट लीड्स टू अ स्पिरिट ऑफ सर्विस इन यू। तो एक डायग्राम मैं कहूँगा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अब ये डिटेल डायग्राम, एक माइक्रो डायग्राम कहते हैं हम इसको, कि आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन आपने एक दो लाइन मान लो लिख दिया इस तरीके से, तो उसके नीचे आप इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना के एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कंटिन्यूएशन दे सकते हो। तो एक डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगा कि एक अगर आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ ड्यूटी है कि ये काम तो मुझे करना ही है, डीप सेंस ऑफ ड्यूटी प्लस आपके अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन, ये दो चीज़ें हैं, प्लस आप बहुत ही सेल्फलेस इंसान हो, सो सेल्फलेसनेस है। अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि इज इक्वल टू स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब एक चीज़ समझो, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ऐसे डायग्राम्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप खुद भी बना पाओगे, ठीक है। खैर नहीं भी बना पाओगे तो अभी के लिए तो मैं प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होती है ये समझाया। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स सेल्फलेस कमिटमेंट टू हेल्पिंग अदर्स टू मेक सम काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सोसाइटी और टुवर्ड्स योर कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। अब इसको आप अगर लिंक कर पा रहे हो, आपने जो जो पढ़ा है थियोरेटिकली, जैसे थ्योरी में हम इमैनुअल कांत के बारे में पढ़ते हैं और कांत बात करता है डीओंटोलॉजी की। डीओंटोलॉजी का कोर क्या है? कोर कहता है कि ड्यूटी शुड बी डन और शुड बी परफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना। तो कांत बार बार फोकस करता है इस बात पे कि आप प्रोसेस पर, ड्यूटी पे फोकस करो, वो ड्यूटी की जानी चाहिए। ये क्या शो कर रहा है? आप कांत के एथिक्स से या फिर कांतियन एथिक्स से भी ये आइडिया डेराइव कर सकते हो, जिसको हम स्पिरिट ऑफ सर्विस कहते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं कि आप जो काम करने वाले हो, जिस गोल की तरफ आप जाने वाले हो, उसकी तरफ आप एकदम डिवोशन से जाओ कि ये तो ड्यूटी है, ये तो करना ही है। डिवोशन, डिवोशनल एलिमेंट का होना। देखो, एक होता है कि आपको पता है आपका ये काम है, आप ये काम करोगे, और दूसरा है कि आप उसको डिवोशन से करोगे, एक रिलीजियस एलिमेंट लेके आ जाते हो उसमें। रिलीजियस नहीं कहेंगे उसको, रिलीजियसनेस कहेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिफाइन किया बेसिक तरीके से, कांत के साथ आपने लिंक भी कर दिया। अब आप क्या करोगे? पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्पिरिट ऑफ सर्विस होगी तो उस पर्सन में क्या होगा, क्या अलग करेगा वो पर्सन, इस बात को एक या दो लाइन में लिखना है। पहली चीज भाई, जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस होगी वो बहुत पैसिव टाइप का पर्सन नहीं होगा, वो बहुत ही एक्टिव पर्सन होगा, यानी वो बहुत, उसके अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी हमेशा। तो मोटिवेशन प्लस डिवोशन ये बना रहेगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मोरल ऑफ दैट पब्लिक सर्वेंट
और दैट सिविल सर्वेंट विल बी हाई ऑन डे टू डे बेसिस, क्योंकि जो काम आप करने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, इट्स अ डे टू डे टास्क. सो डे टू डे टास्क में मोरल का हाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टिवली एंगेज होगे. अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आपको इम्प्लीमेंट करनी है, बहुत सारे स्कीम्स है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, पर एक पर्सन जिसके अंदर सेवा भाव है, एक सेल्फलेस कमिटमेंट है, वो इनको बहुत ही स्विफ्टली इम्प्लीमेंट कर पाएगा. सो मोरल विल बी हाई एंड स्कीम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड स्विफ्टली. एग्जाम्पल भी दे दिया और आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, ये भी बता दिया कि मोटिवेशन एंड डिवोशन है एक ही लाइन में. ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है या फिर दूसरा क्या थॉट हम ला सकते हैं कि जब किसी के अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस होगी, हमने कहा वो एक्टिव होगा, तो वो कभी कभी कोशिश करेगा कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तब भी वो उसे कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में वो सोचेगा. दैट मीन्स अ पर्सन विल ट्राई टू गो बियॉन्ड इट्स हिज और हर ऑब्लिगेशंस एंड वर्क. तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि भाई आपका वर्क कोई आप पर ऑब्लिगेशन नहीं भी लगाता. एग्जाम्पल, आंगनवाड़ी वर्कर्स. There are so many Anganwadi workers, they try to help the people over there, all the vulnerable families over there, even if in their official capacity they are not required to do all that, still they do it. That means they are working beyond their obligation because they are working for a particular cause. वो मानते हैं कि ये तो मेरी ड्यूटी है. There is a spirit of service. ठीक है, ये एक तरीका हुआ. फिर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई सिविल सर्वेंट्स के बारे में ही सोच लो. सिविल सर्वेंट्स और क्या करते हैं? कुछ कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं जो खुद से अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन खुद से ही डिसेमिनेट करते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे या किसी तरीके से मीडिया को बताएंगे. सो ये शो करता है कि यू बिकम रिस्पॉन्सिव, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल. आप खुद से एक्शन लेना शुरू करते हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फिर भी. ये तभी कर पाओगे जब ये स्पिरिट होगी, अदरवाइज आप भी एक बाकी ऑफिसर्स की तरह जो पैसिव बाबूज है वो बन के रह जाओगे. ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हो, एथिक्स के पेपर में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि भाई स्पिरिट ऑफ सर्विस है और पब्लिक सर्विस में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. अब अगर मान लेते हैं कि वैल्यू एडिशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो पब्लिक सर्विस में स्पिरिट लेके चल रहे थे सर्विस का, ऐसे कुछ लोगों का अगर आपको कभी एग्जाम्पल लिखना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी, एक तो स्वामी विवेकानंद, फिर दूसरा एग्जाम्पल इज भगत सिंह, तीसरा एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, इन तीनों का एग्जाम्पल आप कभी भी कहीं पर भी कोट कर सकते हो जहां पर स्पिरिट ऑफ सर्विस शो करनी है, क्योंकि इनकी लाइफ में वो दिखता है. और अगर इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपको कोट करना है, बेस्ट एग्जाम्पल इज टू कोट मार्टर्स. ठीक है, मार्टर्स के बारे में हम कहेंगे कि दे डेमोन्स्ट्रेट द अल्टीमेट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है. एंड दैट इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस और अल्टीमेट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस दैट एनीवन कैन डू फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर कम्युनिटी. ठीक है, तो इस तरीके से स्पिरिट ऑफ सर्विस भी हमने बता दिया. नाउ फोर्थ है वही कमिटमेंट. ठीक है, अब कमिटमेंट को भी नॉर्मली भी डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज कमिटमेंट, या फिर एक तरीका है कि एक आधी कोट, एक आधी लाइन लिख दी जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कॉल कमिटमेंट एज अ ग्लू. आई से कमिटमेंट इज अ ग्लू दैट बॉन्ड्स यू टू योर गोल्स. आपको अपने गोल्स के साथ बाइंड कर देता है, बॉन्ड बना देता है. ऐसे ग्लू को हम कमिटमेंट बोलते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग. दिस लाइन विल नॉट बी देयर इन एनी बुक. इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट है कि हमने खुद से अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया. ठीक है, ये हो गया एक डिफिनेशन. दूसरा, आप जो आपका बुकिश डिफिनेशन है वो भी लिखो. ठीक है, तो एक होता है कि जिसके अंदर आपको एक डेडिकेशन, पैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉज, किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्पस को लेकर, किसी गोल को लेकर, और इवन फॉर अ रिलेशन. जब ऐसे किसी भी चीज़ के लिए आपका कंप्लीट डेडिकेशन, पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, देन दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट.
ठीक है, सो यू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट गोल और उससे आप फिर बाहर निकल नहीं सकते. दैट इज कमिटमेंट. सिंपल. अब कमिटमेंट ये हमने डिफाइन किया. एक तरीका मैं बताऊंगा कि जब भी आंसर लिख रहे हो एथिक्स में, पहले चीज़ों को डिफाइन करो, उनका कोई एग्जाम्पल दो, फिर चीज़ों का नेचर समझाओ कि इनका नेचर क्या है और इसके एग्जाम्पल्स दो. इतने में आपका सब्सटेंशियल कंटेंट लिख के हो जाएगा. अभी के लिए हमने कमिटमेंट का डिफिनीशन लिखा है. ठीक है, इनका हम एग्जाम्पल्स देंगे और नेचर बताएंगे. अब नेचर बताने का तरीका कि ये होता किस तरीके का है. नेचर क्या है भाई? तो पहली चीज़ है कि कमिटमेंट चीज़ों को लॉन्ग टर्म में सोचता है, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचता. तो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट टर्म में उसको अगर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो वो करेगा. सो मेंशन दैट इट ऑफन रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, परसिवरेंस और मेनी अदर थिंग्स और विलिंगनेस in order to ensure that the long term objectives are achieved. ठीक है, सो एक टर्म आती है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और दूसरी टर्म है डेफर्ड. डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन. तो जिस पर्सन में कमिटमेंट होगा वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस नहीं करेगा कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट मिले. वो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन करेगा, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देगा. ठीक है, ये आपने नेचर शो किया. अब अगर आपके पास कंटेंट लिखने को जगह है, एक वैल्यू एडिशन के लिए मैं कहूँगा कि जो कमिटमेंट होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ के लिए होगा. आपका कमिटमेंट मल्टीपल थिंग्स के लिए हो सकता है. सो इट कैन बी फॉर डिफरेंट थिंग्स. And you can give example of a civil servant, that a civil servant can have commitment towards multiple things. For example, commitment towards constitution, towards government policies, then towards public welfare, then towards excellence. बट कुछ पब्लिक सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स का कमिटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी हो सकता है या फिर किसी लीडर की तरफ भी हो सकता है. एंड दिस शुड नॉट बी देयर. ठीक है, अगर कहीं मौका मिले ये लाइन लिखने का तो ज़रूर लिखो कि सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सपोज टू बी कमिटेड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स. ऑल्दो लीडर्स ज़रूर चाहेंगे कि उनके पास उनका कमिटमेंट हो सिविल सर्वेंट्स का. ठीक है, तो कंप्लीट नेचर हमने शो किया. अभी भी सिर्फ आंसर का एक पार्ट डील किया हमने, दूसरा पार्ट डील करना बाकी है. दूसरा पार्ट क्या है? पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में बताना. तो पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताना है तो क्या कहेंगे? जब अगर किसी पर्सन के अंदर कमिटमेंट होगा तो उस कमिटमेंट की वजह से उस पर्सन के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी. वो पर्सन थोड़ा सा रेजिलियंट बन जाएगा इवन इफ देयर आर ऑब्स्टेकल्स. क्योंकि कमिटमेंट है, कंप्लीट करना है, तो अंदर से इनर स्ट्रेंथ डेवलप होना स्टार्ट होगी. एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूपी से. यूपी में देयर इज अ लेडी कॉल्ड यशोदा लोधी. शी डिड नॉट गेट मच एजुकेशन, शी डिड नॉट हैव गुड फाइनेंशियल कंडीशन, बट स्टिल she learned to start YouTube channel. She started making YouTube videos, and right now she has a channel called English with Dehati Madam. So बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी she started this channel and she is teaching English to her audience through the YouTube channel. Now, for a lady who's coming from a very conservative background with less or limited education or financial struggles, this is tough. But she could do that because she had made a commitment. Because of that commitment, she could do this. तो एक रेजिलियंस डेवलप होता है और पब्लिक सर्विस में ये रेजिलियंस ज़रूरी है. ये हमने बता दिया. दूसरा, जब कभी आप कोई प्रॉमिस करते हो, वो प्रॉमिस कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके अंदर कमिटमेंट कितना है. सो एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो आप, माइक्रो डायग्राम, कि देयर इज अ प्रॉमिस मेड एंड दैट प्रॉमिस विल बिकम रियलिटी और नॉट. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट. इफ देयर इज कमिटमेंट देन इट विल बिकम रियलिटी, अदरवाइज इट विल नॉट. सिंपल. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बोलना है, जैसे एक सौभाग्य नाम की स्कीम है.
सौभाग्य स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि हम सारे के सारे हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। अब ये बड़ा प्रॉमिस है, कंप्लीट होगा कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच गवर्नमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू इट, और कितना गवर्नमेंट कमिटेड है इस काम को करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल लिख दिया, फिर आप एक लोकल एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर पद्मनाभ जोशी। दिस डॉक्टर इज फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, and he has been providing free dental care to underprivileged children in the rural part of Maharashtra. So ऐसा कोई पर्सन तभी करेगा जब कमिटमेंट हो, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ और काम नहीं है क्या, दे टू वांट टू अर्न मनी। और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी मिलेंगे, वो भी आप लिख सकते हो। जैसे डॉक्टर बाबा आमटे, वेरी फेमस एग्जाम्पल, ये भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया कमिटमेंट। क्लियर? Now the last part of the question, that is courage of conviction. आपके अंदर ऐसा करेज है जो कन्विक्शन से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में आपको डिफाइन करना है। सिंपल फॉर्म में कैसे करोगे कि क्या है करेज? करेज तो पता है, कन्विक्शन से जो डेवलप हो रहा है, यानी कन्विक्शन यानी आप किसी चीज में बिलीव करते हो। तो आप भी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे कि करेज ऑफ कन्विक्शन इज standing up for what you believe in, even if it means standing alone. सिंपल, आप किसी चीज़ में बिलीव करते थे, वो आपका बिलीफ है, आपके साथ कोई खड़ा होगा नहीं होगा क्योंकि उनका वो बिलीफ होगा या नहीं पता नहीं। सो इवन इफ इट इज़ ओनली माई बिलीफ, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ आई विल स्टैंड विद इट। क्योंकि आपका कन्विक्शन है, उस वजह से वो करेज अपने आप डेवलप होगा। जैसे हमने कमिटमेंट के बारे में कहा था कि उससे भी एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसी तरीके से जब आपको किसी चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, किसी आइडिया में, किसी आइडियोलॉजी में, किसी रिलीजन में, किसी भी चीज़ में, तो आपके अंदर एक मॉरल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, तो आप उस बिलीफ के साथ स्ट्रांगली खड़े रहते हो। तो यही बात हमने वन लाइन में बता दी, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन इवन इफ इट मीन्स स्टैंडिंग अलोन। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? जब किसी के अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन होगा तो क्या दिखेगा? एक स्ट्रेंथ दिखेगी जो अंदर से आ रही है, मॉरल स्ट्रेंथ कहेंगे हम। वो पर्सन बहुत ही ऑथेंटिक होगा, उसके अंदर सिंसियरिटी होगी, एक इनर स्ट्रेंथ। अब ये मॉरल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इंटरचेंजेबली भी आप लिख सकते हो। अब ऐसे कीवर्ड्स कोशिश करो कि अपने आंसर्स में निकल के आए। नॉट नेसेसरी कि आप सारे लिखो, बट मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो। ठीक है, अब ये तो डिफाइन किया बेसिक। पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा करेज ऑफ कन्विक्शन? अब यहाँ मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लेके आओ जो पब्लिक सर्विस में आपको दिखेगा कि लोग, ऐसे लोग जो कि इतने भी ज़्यादा स्ट्रांग खुद से नहीं थे, लेकिन वो स्ट्रांग बने बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स। ठीक है ना, बाहर से वो वीक नज़र आने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं कोट करूं तो एक है सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले फ्रॉम महाराष्ट्र। नाउ कभी भी हम विमेन की फिगर देखते हैं तो एक वीक वाला साइन दिखता है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया, स्पेशली ऑफ दिस टाइम। तो शी herself is a marginalized person, right? And she was being often criticized or verbally abused by the conservative sections of the society, specifically the upper caste of society. ये हो रहा था, फिर भी उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया। उनके अंदर एक करेज डेवलप हुआ क्योंकि उनको एक बिलीफ था एजुकेशन को लेकर, और उसलिए उन्होंने भी लोगों को, जो बाकी क्या कहते हैं, गर्ल्स एजुकेशन जो महाराष्ट्र के एरिया में स्टार्ट हुआ है, उसमें सावित्रीबाई फुले का रोल बहुत बड़ा है। पर इतने वर्बल अब्यूज होने के बाद भी, कंजर्वेटिव सेक्शन से इतना ऑपोजिशन आने के बाद भी आप स्टैंड कर पाओ, उसके लिए जो करेज चाहिए वो आपके अपने बिलीफ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ महात्मा गांधी बहुत अच्छे से सेट होंगे। सी, महात्मा गांधी टुक सम बोल्ड डिसीजंस। तो ये बोल्ड डिसीजंस ऐसे पॉसिबल नहीं है। नॉट एवरी लीडर कैन गो अगेंस्ट द पॉपुलिस्ट थॉट कि भाई सब लोग चाहते हैं कि ये एक्शन करो, गांधी जी से नो, ये नहीं करेंगे। सो इफ यू टेक दिस चौरी चौरा इंसिडेंट व्हेन गांधी जी विड्रू द मूवमेंट, तो ये कुछ ऐसा काम है जो नॉर्मली कोई लीडर करते हुए नहीं दिखता आपको। ही डिड दैट, इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन। एंड ऐसा डिसीजन लेने के लिए आपके अंदर एक मॉरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो जो करेज चाहिए ना, वो बिलीफ से आ रहा है कि नहीं, कि अहिंसा नहीं करनी है,
इसमें बिलीफ है, इन प्रिंसिपल्स में एक बिलीफ छुपा हुआ है और उसकी वजह से ये करेज आया, ठीक है। या फिर कभी कभी पुलिस हैज़ टू टेक सम एक्शंस अगेंस्ट वेरी पावरफुल क्रिमिनल्स and it's not that easy because there is political patronage. So when police wants to take such action, they need to have courage of conviction, belief in the core values of bureaucracy or police. Okay, then apart from that, which example we can quote? PS Appu. PS Appu, those who do not know, he was former director of Labasna, and there was some pressure on him. He felt that I'm not getting autonomy in training civil servants, I'm getting pressure from government side. So because of that, he decided that I'll not compromise with any of the value and I'll stand up. So there will be many civil servants who will show some kind of activism, ठीक है। तो उनमें से एक है PS अप्पू, जिन्होंने वो एक्टिविज्म शो किया एंड ही डायरेक्टली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, citing the differences with government over the administrative reforms and autonomy needed in the training of civil servants. So this event took place in 1990, very famous. ये शो करता है कि आपके अंदर ये जो करेज आया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने के लिए करेज तो चाहिए, तो ये अपने बिलीफ्स उस कन्विक्शन की वजह से आया, ये आप लिखोगे, ठीक है। या फिर आपका जो एडवर्ड स्नोडेन का एग्जाम्पल है वो यहाँ पर भी अच्छे से सेट होता है। जो विसल ब्लोअर्स हैं उनके अंदर भी उन बिलीव्स के लिए कि भाई जैसे लोगों की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, ये बिलीव था स्नोडेन के अंदर, तो उसने इसलिए उसके अंदर करेज आया कि सरकार के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड करेज ऑफ कन्विक्शन ऑल्सो। तो अगर आप अभी देख पा रहे हो, हमने पूरे के पूरे आंसर में एक तो पब्लिक सर्विस क्या है इसको भी डील किया, इन पांचों के बारे में डिटेल कंटेंट है, डिफाइन भी किया, उनका नेचर भी लिखा, एग्जाम्पल्स भी कोट किए, हमने डायग्राम्स, माइक्रो डायग्राम्स भी ड्रॉ किए हैं, हमने अच्छे खासे कोट्स भी लिखे हैं। इतना करने के बाद भी मार्क्स ना मिले तो लानत है, ठीक है, मिलेंगे मार्क्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न टू राइट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।